अगर कोई बच्चा सो रहा हो और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो ये काफी ज्यादा नॉर्मल है कि वो रोने वाला है। काफी सारे बच्चों को ऐसा देखा जाता है कि जब भी उनकी नींद खुलती है तो वो रोने लग जाते हैं। लेकिन एक महिला ऐसी भी सामने आई जिसने ये बात कही कि इसका बच्चा अब रो रहा है तो जरूर इसके ऊपर एक डीमन का साया है और वो उसका इलाज करवाने के लिए अपने ही पिता के पास जाती है जो कि एक वहीं पास में मौजूद चर्च में प्रीस्ट थे। धीरे धीरे कर इस स्टोरी के अंदर उसका भाई भी आकर मिल जाता है और उन तीनों ने ही मिलकर उस लड़की के साथ जो कुछ भी किया वो सच में ही काफी ज्यादा दिल दहला देने वाला था। लेकिन आखिरकार इन लोगों ने ऐसा क्या कर दिया, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ब्लडी फाइल्स का एक और नया एपिसोड। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह की काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाता रहता हूँ। और अगर आप लोग शाउट आउट चाहते हैं तो वीडियो के नीचे जाकर एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी। घटना है 2020 की, जब क्लोडिया हेर्नांडेज सैंटोस के घर पर एक लड़की होती है। लेकिन शायद इसकी अपने पति के साथ इतनी ज्यादा नहीं बनती थी जिसके कारण ये आ पहुंचती है अपने पिता के घर पर और वहीं पर रहकर वो अपनी आगे की जिंदगी बिताने के बारे में सोचती है। उसके पिता वहीं पास में मौजूद एक चर्च में प्रीस्ट थे और वो भी जाकर वहीं पर काम करने लगती है और कुछ एक दिनों बाद वो वहां पर एक टीचर के रूप में काम करने लगती है। इसका एक भाई भी था और वो भी अपने परिवार के साथ ही इस टाइम रहा करता था। इसके पिता रेने ट्रायस हेर्नांडेज का ये कहना था कि मेरी बेटी, मेरी फैमिली पूरी की पूरी काफी ज्यादा रिलीजियस है और इन सारी चीजों को देखा भी जा सकता था क्योंकि उसकी फैमिली अपना ज्यादातर टाइम चर्च में ही बिताया करती थी। एक तो वैसे ही क्लोडिया चर्च में टीचर के रूप में काम किया करती थी, उसके पिता वहां पर प्रीस्ट थे और उसका भाई रेने एरन हेर्नांडेज वहां पर चर्च में आता ही रहता था। तो उसके पिता का यही कहना था कि हमारी पूरी फैमिली भगवान में कुछ ज्यादा ही श्रद्धा रखती है और इसी तरह चर्च में बच्चों को पढ़ाकर और इसी तरह चर्च जाते जाते क्लोडिया अपना टाइम बड़े ही अच्छे से बिता रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब क्लोडिया को ये बात लगने लगती है कि जब भी उसकी बेटी सोकर उठती है तो वो काफी ज्यादा रोने लगती है। वैसे तो देखा जाए तो ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन क्लोडिया इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेती है। वो इस बारे में अपने पिता को बताती है, अपने भाई को बताती है। उसके भाई ने यही बात कही कि छोटी बच्ची है, हो सकता है उठने के बाद कुछ एक देर वैसे ही रोने लग जाती हो। लेकिन उसके पिता का ये कहना था कि शायद इसे नजर वगैरह लग गई होगी, जिसके चलते वो खुद ही फादर थे, प्रीस्ट थे वहां चर्च में, तो वो आकर उसकी जिस तरह से भी उनका तरीका था नजर उतारने का वो सारा का सारा प्रोसेस वो लोग कर लेते हैं। लेकिन अगले कुछ एक दिन जब बीतते हैं तो उसके अंदर कोई भी ऐसा सुधार नहीं आता कि जब भी ये लड़की खड़ी हो तो ये ऐसी तरह खिलखिलाकर उठती हो, जबकि वो जब भी सोकर उठती तो वो रोने लग जाया करती थी। क्लोडिया फिर से अपने पिता के पास जाती है और उन्हें सारी की सारी बातें बताती है कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी सुधार मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि उसे नजर वगैरह नहीं लगी, जबकि पूरा का पूरा काफी बड़ा बवाल उसके सिर पर आकर बैठ चुका है। उसके पिता ने भी यही बात सोची कि जरूर ये लड़की हमेशा रोती रहती है, तो हो सकता है इसके ऊपर किसी डीमन का साया हो। तो क्लोडिया वापस अपने पिता के पास जाती है और उन्होंने जाकर सारी की सारी बातें अपने पिता को बताई कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं हुआ है। अभी भी जब ये सुबह उठती है तो ये रोने लग जाती है और इसका कोई ना कोई आप अभी से जुगाड़ कर दीजिए क्योंकि आगे हो सकता है ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाए। उसके पिता ने भी पता नहीं क्या सोचकर ये बात कही कि हो सकता है इसके ऊपर किसी डीमन का साया हो, तो हमें इसका एक्सोर्सिज्म करना होगा। क्लोडिया भी इस बात के लिए मान जाती है और उन लोगों ने सारी की सारी ये प्लानिंग बना ली कि वो लोग इसका एक्सोर्सिज्म कब करने वाले हैं। और 23 सितंबर 2022 को क्लोडिया के पिता ने ये बात क्लोडिया से कही कि रात को इसे खाने के लिए कुछ भी मत देना क्योंकि अगली सुबह हम लोग इसकी झाड़ फूक करने वाले हैं। अब टाइम आता है 24 सितंबर का, जब अगली सुबह नाओमी की आंखें खुलती हैं। अब उसे भूख लगी हुई थी, तो वैसे ही पता नहीं सुबह उठते ही उसका किस तरह का मन था, तो सुबह उठते ही वो रोने लग जाती है। और इस चीज को देखते ही क्लोडिया ने सोचा कि ये लड़की अभी उठी है और अभी से ये रोने लगी है, तो डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। और वैसे भी आज हम लोग इसकी झाड़ फूक करने वाले हैं, तो वो लोग उसे चर्च लेकर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर पहले उसके पिता सारी की सारी झाड़ फूक का इंतजाम पहले ही कर चुके थे, तो वो लोग उसे वहां पर बैठाकर उसका एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं। और इसी एक्सोर्सिज्म के बीच वो लगातार और ज्यादा रोने लगती है। अभी वो सिर्फ 3 साल की थी, रात को उसने
उसने खाना नहीं खाया, अभी भी उन्होंने उसे कुछ भी नहीं खिलाया और हो सकता है वो भूख के कारण ही रो रही हो, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया। तब तक क्लोडिया का भाई एरन भी वहां पर आ चुका था और उसने आकर यही चीज देखी कि ये लड़की एक चेयर पर बैठा दी गई है, इसे वहां पर बांध दिया गया है और एक्सोर्सिज्म अभी चल ही रहा है। तो उसने अपनी बहन से ये बात पूछी कि ये कब तक ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी बहन को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। वो लड़की धीरे धीरे कर रोने लगती है, बीच बीच में चुप हो जाती है। तो उनके पिता ने यही बात कही कि इसके ऊपर किसी डीमन का ही साया है और बीच बीच में वो इसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर से आकर इसके शरीर पर वो कब्जा करने की कोशिश करता है। और इसी तरह अगर हम लोग अपनी झाड़ फूक करते रहेंगे तो ये डीमन इसे परमानेंटली छोड़ देगा। और इसी बात को बोलकर वो लोग अपनी झाड़ फूक करते रहते हैं। कुछ एक देर बाद ही नाओमी बिल्कुल शांत हो जाती है और वो यही बात देखती है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है। उसकी माँ एक तरफ खड़ी है, उसके नानू पता नहीं क्या कर रहे हैं और इसी तरह की सारी चीजें वो वहां पर देख रही थी कि उसी टाइम क्लोडिया का पिता नाओमी को उस चेयर से उठाता है और उसकी गर्दन को पकड़कर चारों तरफ घुमाने लगता है। उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था क्योंकि वो आदमी इस तरह चारों तरफ उसके चक्कर लगवा रहा था। तो वो लड़की फिर से घबरा जाती है। अब वो काफी ज्यादा भूखी थी, चक्कर उसे आने लगे थे, तो वो फिर से रोने लगती है। तो क्लोडिया के पिता ने ये कहना शुरू किया कि अभी भी शैतान इसके अंदर ही था, तुम लोगों ने देखा ही होगा, ये अब निकल कर बाहर आया है। और यही बात बोलकर वो काफी देर तक उसे यूं ही घुमाते रहते हैं और उसके बाद उसे वापस चेयर पर बैठा देते हैं। नाओमी अब काफी ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगी हुई थी। ऊपर से उसके नाना ने उसे बड़े ही बुरे तरीके से घुमा दिया था, उसका सिर चकरा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और वैसे भी वो बच्ची अभी सिर्फ 3 साल की थी और 3 साल की बच्ची इन सारी बातों को अच्छे से नहीं समझ पा रही थी और वो सिर्फ एक ही काम कर सकती थी, वो था रोना। और वो लगातार रोती जा रही थी और जब भी वो रोने लगती तो उसके परिवार वालों को यही बात लगती कि अब डीमन इसके ऊपर पूरे तरीके से हावी हो चुका है। वो अगले काफी देर तक इसी तरह उसे प्रताड़ित करते रहते हैं और लगातार इसी तरह के टॉर्चर उसे सहन करने पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता, नाओमी थोड़ी शांत होती तो वो फादर दोबारा से आकर उसे इसी तरह घुमाने लगता और जब वो फिर से रोने लगती तो वो उसे वहीं पर बैठा देता और यही बात कहता कि आज तो मैं इसका डीमन निकाल ही दूंगा। लेकिन इस सारे प्रोसेस में वो काफी बार बेहोश भी हो चुकी थी और हम लोग एक तरीके से ये बात कह सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर झाड़ फूक के नाम पर उस लड़की के साथ टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन इसी तरह घुमाते घुमाते जब बार बार वो बेहोश होने लगी तो उन्होंने उसे वहीं पर बैठा दिया और ये बात कही कि अब इसका डीमन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है और हम लोग उसे इसके मुंह से निकालने वाले हैं। जिसके चलते उसके पिता ने अपना हाथ उस 3 साल की लड़की के मुंह के अंदर दे दिया। वो छोटी सी लड़की जिसका छोटा सा मुंह था, लेकिन उसके अंदर उसका पूरा हाथ जा चुका था क्योंकि उसका ये मानना था कि जब ये इसके मुंह में हाथ देगा तो ये उल्टी करेगी और इसके अंदर जो डीमन है वो इसकी उल्टी के साथ ही बाहर निकल आएगा, जिसके लिए वो उस छोटी सी बच्ची के मुंह में अपना पूरा हाथ दे देता है। वो लड़की अब काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, लगातार रोती जा रही थी और वो उल्टी तो तब करती जब वो लोग उसे कुछ खिलाते। उन्होंने उस 3 साल की लड़की को पिछले 1 दिन से भूखा रखा हुआ था और वो लोग इस बात की आस भी कर रहे थे कि अब ये उल्टी करेगी, लेकिन उसे किसी भी तरह की उल्टी नहीं आती है। तो इसी तरह की कार्रवाई क्लोडिया के पिता उसके साथ बार बार में करते हैं। कभी वो उसे इसी तरह घुमा रहे थे, कभी उसके मुंह में हाथ डाल रहे थे और इसी तरह काफी अलग अलग तरीकों से उसे प्रताड़ित कर रहे थे। लेकिन इसी तरह डीमन निकालते निकालते लगभग शाम के 6:30 बज चुके थे और इन सारी घटनाओं को बीतते हुए अब 12 घंटे हो चुके थे और 12 घंटों तक इन लोगों का टॉर्चर सहन कर लेने के बाद डीमन तो बाहर नहीं आया, जबकि नाओमी ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन वो लोग अभी भी रुकने वाले नहीं थे क्योंकि उसके पिता का ये कहना था कि तुम लोग चुपचाप शांत साइड में खड़े रहो, ये डीमन जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो ये लड़की फिर से जिंदा हो जाएगी। और इसी नाम पर वो लोग अगले 2 घंटों तक उसके ऊपर अपनी झाड़ फूक चालू रखते हैं। लेकिन अगले 2 घंटों में भी जब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नाओमी ने नहीं की तो आखिर में क्लोडिया ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और ये बात बताई कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, जिसके चलते पुलिस वालों को पहली बार में तो यही बात समझ आई कि एक लड़की है जो कि अभी काफी ज्यादा छोटी है और उसे एम्बुलेंस की जरूरत है। जिसके चलते पुलिस वाले एम्बुलेंस लेकर वहां पर आ पहुंचते हैं और उस लड़की को CPR देने लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह का वहां पर फायदा उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जिसके चलते वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां पर काफी ज्यादा
मशक्कत कर लेने के बाद भी डॉक्टर्स ने यही बात कही कि नाओमी अपनी जान गंवा चुकी है। लेकिन नाओमी अब अपनी जान गंवा चुकी थी तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो ये बातें सामने आई वो ये थी कि ये काफी ज्यादा भूखी रह जाने के कारण और इसके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है, इन्हीं सब चीजों के चलते इसने अपनी जान गंवाई है। ये सारी बातें अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी कि इसे बड़े ही बेरहमी से मारा गया है, लेकिन पुलिस वाले क्लोडिया को, उसके पिता को और उसके भाई को अभी भी अरेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मामला एक्सोर्सिज्म का था और वैसे भी ये एक धार्मिक काम था जहाँ पर किसी प्रेत को किसी शरीर से बाहर निकाला जा रहा था। और इस केस के ऊपर जब कार्रवाई हो रही थी तो इसी बीच क्लोडिया ने कुछ एक वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड की और वहां पर आकर सारी की सारी बातें बताई कि वहां पर असल में हुआ क्या था। लेकिन क्लोडिया ने जो सबसे घटिया बात की वो ये कि वो वीडियो के बीच में हंस हंस कर ये बातें बता रही थी कि किस तरह से नाओमी ने अपनी जान गंवाई थी। On today's video, as you guys saw the title, I'm going to be talking about my daughter, okay? I'm not going to be talking about how she passed away, but I'm going to be talking about who she was, like since before I got pregnant, when I got pregnant, you know, everything, because I want to talk about that. I want you guys to know who she was, because if she was alive, I would definitely have her in my videos, you know, and वो लोग उसके ऊपर काफी ज्यादा मेहनत करते हैं उसका डीमन बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो बाहर नहीं निकलता है और बाहर निकलने की बजाय उसकी बेटी को ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये सारी बातें काफी ज्यादा सैड थी, लेकिन इसे क्लोडिया काफी ज्यादा खुशी से बता रही थी और सारे के सारे व्यूअर्स से ये बात कह रही थी कि आप लोगों को ये बात जरूर लगती होगी कि मैंने अपनी बेटी की जान वैसे ही ले ली, लेकिन इस बारे में मैं ही जानती हूँ कि मैं वहां पर थी और उसके साथ क्या कुछ घटनाएं घट रही थी और हम लोगों ने उसे किस तरह से वहां पर सहन किया था। लेकिन जब इस केस के ऊपर पूरी अच्छे से कार्रवाई हो चुकी थी तो पहले तो क्लोडिया के पिता को इसलिए अरेस्ट नहीं किया गया क्योंकि वो एक प्रीस्ट थे और इसी तरह भूतों के काफी सारे केसेस उन लोगों के पास आते रहते हैं और प्रीस्ट इस तरह का इलाज कर भी देते हैं। लेकिन जब इस केस को पूरे अच्छे से छानबीन किया जाता है और जब रिपोर्ट निकलकर सामने आती है तो सबसे पहले क्लोडिया को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस घटना के कुछ एक दिनों बाद ही क्लोडिया के पिता को और उसके भाई को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जब ये सारी की सारी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती हैं और जज ने इन सारी चीजों को देखा तो उन्होंने क्लोडिया के ऐसे कारनामों को देखते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई। लेकिन बाद में जब इस केस के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसके ऊपर थोड़ी रियायत की जाती है और उसकी फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और इसी तरह उसके भाई और उसके पिता के ऊपर भी केस चलता है। वैसे दोस्तों आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक माँ जो कि अपने बच्चे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है, अगर वो ही अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे तो बच्चे आखिरकार क्या करेंगे? और दूसरी तरफ प्रेस्ट ऐसे ही किसी को नहीं बना दिया जाता, उन्हें काफी ज्यादा नॉलेज होती है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ हुआ उन सारी चीजों को देखकर हम लोग ये बोल ही नहीं सकते कि वो एक प्रेस्ट था। वैसे आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट जितेंद्र सिंह सोनू को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।